गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज क्लास 10 फिजिक्स के लाइट चैप्टर से सेकेंड पार्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको। इससे पहले एक पार्ट बनाए थे, अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम शुरू किए हैं, तो उसी में अब आज आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ाएंगे आपको हम समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण होता क्या है, पहले आप उसको जानिए। ठीक है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे कहते हैं हम लोग समतल दर्पण। जैसे जो दर्पण हम लोग घर में यूज करते हैं लुकिंग ग्लास के रूप में, उसे क्वेश्चन भी पूछा है एक बार बीएससी में कि लुकिंग ग्लास के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका समतल दर्पण। ठीक है, देखिए अब ये इधर से पॉलिश किया हो रहता है दर्पण का, यानी कांच का एक प्लेट होता है और वन साइड में चांदी से उसको यानी सिल्वर का लेप लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं रजतित। रजतित कर दिया जाता है उसको, रजत और चांदी होता है यहाँ पर सिल्वर। चांदी का एक परत चढ़ा दिया जाता है हल्का सा, और उसके ऊपर में पेंट कर दिया जाता है ताकि चांदी की सतह आपको सुरक्षित रहे। ठीक है, और इधर से आपको दिखाई पड़ेगा ये वो परावर्तक सतह है, इसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण। ठीक है, जब इसमें कोई प्रकाश की किरण आप लंबवत डालते हैं, एकदम 90 का कोण बना के डालते हैं, तो जिस लाइन में जाएगा वो किरण, तो उसी लाइन से सीधे वापस लौट के आ जाएगा। यानी परावर्तन किरण भी इसी लाइन में आ जाएगा। आपतित किरण ऊपर गया और परावर्तित किरण आपका नीचे आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें बनता है आपका कि समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण को लंबवत डाला जाए तो परावर्तित किरण का रूप कैसा होगा। तो परावर्तित किरण भी लंबवत रूप से उसी माध्यम में लौट के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले ये जानना हमको। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, लुकिंग ग्लास का उपयोग होता है घर में, जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो वहाँ इसका उपयोग होता है। ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम लोग जानते हैं। तो उनकी विशेषताओं को या नोट कर दिए हम, आप लोग उतार लेंगे, हम समझा देते हैं आपको। पहली विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब एक बात ना, प्रतिबिंब, तो किसी वस्तु का जो फोटो बनता है, किसी वस्तु का जो फोटो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, उल्टा भी होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, इसके बारे में बाद में जानकारी लेंगे हम लोग। पहले ये जान लीजिए कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। अगर मान लिया ये आपका समतल दर्पण है, ये सतह हो गया, यहाँ अगर कोई वस्तु है आपका है, ये वस्तु हो गया, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा पीछे। जैसे हम लोग घर में देखते हैं, जैसे हम देखते हैं अपना चेहरा देखते हैं ना पीछे में, सेम। तो पहला विशेषता क्या हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितना आपका वस्तु रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु ऑब्जेक्ट, उतना उसका इमेज बनेगा। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा
वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बड़ा नहीं, सेम साइज का बनता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का बनता है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। सीधा, जैसे इसका हेड ऊपर है तो यहाँ भी हेड ऊपर है, टेल नीचे है तो यहाँ भी टेल नीचे है, और जिस तरह का वस्तु रहेगा उसी तरह का प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। और आगे पढ़ेंगे तो उल्टा भी बनता है, अवतल दर्पण ये सब में, तो बात की बात है। तो यहाँ जान लिए कि हम लोग कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए, एक उल्टा आपको ऐसे हुआ, जैसे मान लिया ये हुआ, अगर मान लिया कि ऐसा प्रतिबिंब बने, मान लिया ये उल्टा हो गया, सीधा उल्टा पुल्टी, लेकिन इसमें उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है इस तरह से। अब बात है यहाँ पर क्या है कि पार्श्विक, पार्श्विक मतलब साइड चेंज होता है, साइड। अगर समतल दर्पण के सामने आप दायां हाथ खड़ा करेंगे तो आपको बायां हाथ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर दायां हाथ से खाना खाते हैं तो लगेगा क्या कि हम बायां हाथ से खाना खा रहे हैं, तो उसको बोलता है साइड चेंज, यानी पार्श्विक रूप से परावर्तन। उसका लेटरल साइड चेंज होता है, न कि सीधा। जैसे ये वस्तु है ना, ऐसे नहीं, उल्टा ऐसे, जैसे ये वस्तु है आपका है तो इसका ऐसे हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लिया आप समतल दर्पण ले लिए, जैसे आर है मान लीजिए सीधा, तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये चेंज हो गया। ये हुआ दर्पण का फोटो, ये हो गया वास्तविक फोटो, ये हो गया उसका हुआ प्रतिबिंब। अब जैसे मान लिया क है तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा कोट, ऐसे, ये क हो गया आपका। ख है मान लिया, ये ख हो गया असली ख, ये हो जाएगा आपका नकली ख। ये पूछता है रीजनिंग में ये किस दर्पण का प्रतिबिंब, या अगर समतल दर्पण में हम इस किसी वर्ड को दे देगा, इसको अगर हम देखें समतल दर्पण से तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। कोई भी लेटर लिख लीजिए या कोई वर्ड लिख लीजिए, उसको दर्पण में देखिए तो उसको जैसा दिखाई पड़ेगा उसे लिखने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उसके बाद है प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी माने काल्पनिक, और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। काल्पनिक का मतलब हुआ कि वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक। जैसे आप यहां दर्पण लिए थे, अभी समतल दर्पण की बात हो रही है केवल। अगर मान लिया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा पीछे में, ये काल्पनिक हो गया, है ना। या अगर पर्दा टांगिएगा तो ये पर्दा पर ही फोटो नहीं आएगा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी एक आपका क्वेश्चन बनता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना आगे में वस्तु रहता है। यानी ये दर्पण हो गया, यहाँ पर जितना दूर पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लिया यहाँ अगर मेरा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। यानी प्रतिबिंब, ये बिंब हो गया, ये प्रतिबिंब, ख्याल रखिएगा, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। बिंब वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, और प्रतिबिंब हो गया आपका फोटो यानी इमेज। तो जितना दूरी आगे रहेगा वस्तु उतना ही दूरी पीछे में उसका फोटो बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो कितनी विशेषता होगी आपको, 6 विशेषता। एक बार फिर लौटा देते हैं। ये समतल दर्पण में बिंब जो है यानी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, उतना ही दूर पर बनेगा जितना दूर आगे वस्तु है, उसी साइज का बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और ये पार्श्विक रूप से परावर्तन होगा। एक वीवीआई पॉइंट यहाँ पर है, इसको ख्याल रखिएगा आप लोग।
पार्श्विक रूप से परावर्तन होता है, यानी पार्श्विक रूप से वस्तु जो है उलट जाता है, यानी साइड चेंज होता है, केवल सीधा उल्टा नहीं, साइड चेंज होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका समतल दर्पण का की विशेषताएं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? लुकिंग ग्लास, यानी जो ग्लास जिस दर्पण से हम लोग अपना चेहरा घर में देखते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है सेफेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण होता क्या है वो पहले आप समझिए। अगर किसी खोखले गोले को, यानी कोई परावर्तक सतह है और खोखला और गोला है, उसको काट के अगर हम कोई दर्पण बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। अब जैसे मान लिया एक खोखला गोला है, ठीक है, ये ग्लास का बना है और ये खोखला है मान लिया, तो इसको अगर काट देंगे हम लोग, ऐसे एक हिस्सा हो गया या इधर से हिस्सा हो गया, तो ये जो दर्पण बनेगा आपको और ये जो दर्पण बनेगा, जैसे ये दर्पण एक तो बना, इधर से लेंगे तो मानिए ये दर्पण बना, भाई बना नहीं है, इस टाइप से जो दर्पण बनेगा उसी का नाम है गोलीय दर्पण। यानी किसी खोखले गोलीय पिंड को काट कर अगर कोई दर्पण बनाया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। उसका दो पार्ट है, एक हो गया आपका अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनता है उसको सीखते हैं हम लोग। पहले जान लिए कि किसी खोखले गोले को काट कर जो दर्पण बनाएंगे हम लोग, उस दर्पण का नाम पड़ जाएगा आपका गोलीय दर्पण। अब देखिए, इसको मान लीजिए अभी फिलहाल आप इधर से भी कोई प्रकाश की किरण ले जाइएगा, सीधे आर पार चला जाएगा, ये क्योंकि ये शीशा का बना हुआ है। तो होता क्या है, जैसे समतल दर्पण में किए थे हम लोग, सेम वही स्टाइल है, एक साइड में उसको रजतित कर देते हैं, यानी चांदी से इसका एक परत चढ़ा देते हैं और उसके ऊपर में कोई रंग से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सेम क्रिया यहाँ है। अगर हम मान लिया इधर से इसको रजतित कर दिए और बाहर से कोई रंग चढ़ा दिए, और देखने वाला हिस्सा हुआ आपका इस तरह से धसा हुआ, ऐसे ये इधर से देख सकते हैं, इधर से पॉलिश किया हुआ है। तो इस तरह का जो दर्पण बनेगा ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह जो है धसा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। और अगर मान लिया इधर से पॉलिश कर देते हैं, इधर से रजतित कर दिया आपने, हाँ कोई रंग चढ़ा दिए, अब इधर से दिखाई पड़ता है आपको, ये सामने वाला ऐसा हो गया, तो इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ है, इधर से मान लिया जैसे चम्मच लीजिएगा ना, होगा ना, तो चम्मच का जो धसा हुआ हिस्सा है वो अवतल हो जाएगा और उठा हुआ हिस्सा हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण हुआ दो टाइप का, एक हो गया आपको अवतल दर्पण और एक हो गया आपका समतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की क्या परिभाषा हुई? जिस दर्पण की परावर्तक सतह जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसा हुआ है उस अवतल दर्पण कहेंगे, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ है, उभड़ा हुआ है, उसको कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी जिस
देखिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये कोई दर्पण नहीं है, आप तो पूछेगा कि ये कौन दर्पण है, तो आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये एक ग्लास है। अगर इधर से रजतित कर देंगे और पॉलिश कर देंगे किसी कलर से, तो ये दर्पण हो जाएगा। ये वो अवतल दर्पण, ये वो परावर्तक सतह। और ऐसे करके दे देगा, मान लिया अगर, ठीक है, इधर से पॉलिश कर देंगे, धंसा हुआ हिस्सा से उठा हुआ हिस्सा देखेंगे, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट है वो जानते हैं। आइए अब तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, गोलीय दर्पण में कुछ पद है, उसको पहले जान लेना है, पॉइंट सबको। ठीक है, तो एक यहाँ हुआ गोलीय दर्पण, ये भी हुआ गोलीय दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ये जो पी हुआ, इस सब नाम जानना आपको। ये भी हुआ दर्पण हो गया, ये हो गया आपका दर्पण। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। पहला पॉइंट हम लिखे आपका ध्रुव, पोल, पी। ध्रुव किसे कहते हैं, देखिए आप, दर्पण के ठीक बीच का जो बिंदु होता है नाप के, यानी उसको ज्यामिति मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जैसे आपको है, ये अवतल दर्पण है, ये ठीक बीच हुआ, ये पी जो हो गया इसका ध्रुव हो गया यहाँ पर। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जैसे ए बी दर्पण हो गया, ये इधर जितना है उधर इतना भी नाप के है, ठीक मिडिल पॉइंट को कहेंगे हम लोग ध्रुव, और ध्रुव को लिखते हैं हम लोग पी से। ये अवतल दर्पण का हो गया और ये उत्तल दर्पण का हो गया। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया ध्रुव। दूसरा पॉइंट है आपको है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए आप, अगर मान लिया कोई गोल वस्तु है, तो यहां बीच में सेंटर हुआ, इस बीच में क्या हो गया, क्या, सेंटर। ठीक है, अब जाके इस गोल को अगर हम इसे काट देते हैं और इसको अलग कर दिए, जैसे ये हो गया आपका, अलग हो गया, तो इसका भी सेंटर 8 होगा, 8। यानी दर्पण जिस गोले का भाग था, दर्पण जिस गोले का भाग था, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। अब यहां देखिए, ये जो दर्पण है आपका अवतल दर्पण, निश्चित है किसी गोला काटा हुआ है, इसका गोल आपको ऐसे होता होगा, ये पूरा गोल है। इस गोले का जो सेंटर था, जैसे सी हो गया सेंटर, तो यहाँ पर गोला में इसका नाम है सेंटर, केवल केंद्र, लेकिन अब इसका हो जाएगा ये वक्रता केंद्र। क्यों जानते हैं, इसको कहते हैं वक्र रेखा, इसको बोलते हैं वक्र रेखा। ये एक होता है एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, और जब ये मुड़ जाता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग वक्र रेखा, इसलिए नाम पड़ गया इसका वक्रता केंद्र। क्या परिभाषा हुआ, दर्पण जिस गोले का पार्ट है, दर्पण जिस गोले का पार्ट है, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। याद रहेगा, लिख लीजिए आप लोग, दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र
कहते हैं। उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, सेंटर। अब बात रहा, ये अवतल दर्पण है तो इसका गोल ऐसे होता होगा, तो इसका वक्रता केंद्र आगे होता है। उत्तल दर्पण है, ऐसे बनाए तो इसका गोल इधर से होता होगा। अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे काट लिया आप, तो ये हिस्सा हो गया आपका, इधर से पॉलिश कर दिए हैं, तो निश्चित है कि इसका गोल ऐसे था। देख रहे हैं सेंटर कहाँ है, यहाँ सेंटर है, तो पीछे बना। और इसका सेंटर ऐसे गोल है, इसका मान लिया सेंटर यहाँ, इसका आगे हुआ। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है पीछे बनता है, और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र आपको आगे बनता है। ठीक है, अब आइए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखिए आप, तो एक यहाँ शब्द है त्रिज्या, आप लोग पढ़े होंगे वृत्त में, कोई वृत्ताकार अगर कोई पथ है या कोई चीज है तो उसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है। सेम बात यहीं लागू होगा फिर आपका। अब जैसे मान लिया ये आपका वृत्त है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से या परिधि के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं त्रिज्या। सेम कैसे यहाँ है, देखिए ये गोल था, ये सेंटर था, तो सेंटर से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग रेडियस, यानी इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख लीजिए आप, सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर देखिए, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को उसकी कहेंगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ ये वक्रता त्रिज्या हो गया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो गया वक्रता त्रिज्या। क्लियर। अब है लास्ट पॉइंट, प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अब देखिए क्या होता है इसका, तो दर्पण के ध्रुव और सी यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन को, जो लाइन पास करती है उसी का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये जो आपका है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन चला गया है, ये अनंत तक चला जाता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। फिर से समझिए, दर्पण के ध्रुव और केंद्र से जो लाइन पास करती है इसका नाम है मुख्य अक्ष। तो ये चारों टर्म को याद रखेंगे आप लोग, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्योंकि जब भी इसका हम लोग इमेज बनाएंगे किसी वस्तु का दर्पण में, तो ये सारा पॉइंट हमेशा आएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट बच गया आपको, एफ, फोकस। तो लंबा चौड़ा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। ठीक है, कोशिश करें कि अपने दोस्तों के पास ये मैसेज भेजें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए कुछ नया नया आइटम हम लेते आएँ हमेशा की तरह। ठीक है, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।